दोस्तों, डीएम साहिबा का काफिला जब एक चौराहे से गुजर रहा था, तभी उनकी नज़र वहां खड़े ट्रैफिक दरोगा पर पड़ी। डीएम साहिबा ने तुरंत अपनी गाड़ी रुकवाकर अपने गार्ड को भेजकर उस दरोगा को बुलाने को लिए कहा। दरोगा जब यह सुनता है कि डीएम साहिबा उसे बुला रही हैं, तो थोड़ा घबरा जाता है। वह सोचने लगता है कि उससे ऐसी क्या गलती हो गई जो डीएम साहिबा ने उसे बुलाया है। डरते डरते डीएम साहिबा की गाड़ी के पास पहुंचता है। जैसे ही वहां खड़ी गाड़ी में बैठी डीएम साहिबा को देखता है, तो अचानक से हैरान स्तंभ रह जाता है। आखिर कौन थी वह डीएम साहिबा और उन्होंने उसे क्यों बुलाया था? पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, मध्य प्रदेश के एक ज़िले में एक परिवार रहता है। परिवार में माता पिता, उनका बेटा आयांश और उसकी पत्नी आस्था थी। आयांश हाल ही में ट्रैफिक पुलिस में दरोगा के पद पर नियुक्त हुआ था और उसकी शादी को अभी 6 महीने हुए हैं। आस्था घर में अपने सास ससुर का आदर करती है और अपने पति की बातों का पालन करती है। शादी के 6 महीने बाद आयांश को पता चलता है कि उसके शहर में एक सरकारी नौकरी की वैकेंसी निकली है। वह सोचता है कि उसकी भी सरकारी नौकरी लग सकती है। इस ख्याल से वह अपनी पत्नी के पास जाता है और कहता है, आस्था, अपने सारे डॉक्यूमेंट दो, मैं तुम्हारा फॉर्म भर दूंगा। इससे तुम्हारी भी सरकारी नौकरी लग जाएगी और हमारा जीवन और बेहतर हो जाएगा। आयांश की बात सुनकर आस्था चुपचाप खड़ी रहती है। यह देखकर आयांश दोबारा कहता है, तुमने सुना नहीं? मैंने कहा अपने सारे डॉक्यूमेंट दो। मैं अभी फॉर्म भरता हूँ। तभी आस्था की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह रोते हुए आयांश से कहती है, आयांश, मुझे माफ़ कर दो, यह बात मैंने तुमसे छुपाई है। यह सुनते ही आयांश चौंक जाता है और आस्था की ओर देखने लगता है। आखिर आस्था ने ऐसा क्या छुपाया है? अब यह सुनते ही आयांश एकदम से आस्था की ओर खड़ा हो जाता है और कहता है, आखिर तुमने कौन सी बात छुपाई है? क्या हुआ जो इस तरह से तुम रो रही हो? इसके बाद आस्था धीरे धीरे बताने लगती है, देखो, मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ। मैंने सिर्फ 9वीं क्लास तक पढ़ाई की है और उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। जब मेरी और तुम्हारी शादी हुई थी, तब मेरे घर और तुम्हारे घर वालों ने मुझसे कहा था कि तुम्हें यह बात नहीं बतानी है। उन्होंने कहा था कि तुम्हें बस घर संभालना है और इसी तरह से अपने ससुराल में अच्छी तरह से जीवन व्यतीत करना है। मैंने कई बार अपने पिता से कहा था कि इस तरह मेरी शादी मत करो, लेकिन वह नहीं माने और उन्होंने मेरे साथ मेरा रिश्ता तय कर दिया, आपके साथ मेरा रिश्ता तय कर दिया। अब मैं तुम्हारी पत्नी बनकर तुम्हारे साथ रह रही हूँ। यह सुनते ही आयांश गुस्से से लाल हो जाता है और आस्था पर चिल्लाने लगता है, तुमने यह सब मुझसे क्यों छुपाया? इतना बड़ा सच तुमने मुझे नहीं बताया। आयांश के गुस्से और चिल्लाने की आवाज़ें घर में गूंजने लगती हैं और तभी उनके माता पिता कमरे की ओर आते हैं। तब आयांश के माता पिता भी वहां आ जाते हैं और उसे समझाने लगते हैं। वो कहते हैं, बेटा, इस लड़की में संस्कार कूट कूट कर भरे हुए हैं। इस वजह से हमने तुम्हारी शादी इससे कराई है और अगर कोई ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की लेकर आते तो वह घर का सम्मान नहीं करती और हमारा आदर भी नहीं करती। हम तो बस यही चाहते थे कि तुम्हारा जीवन सुखी रहे। तुम पैसे कमाते हो और घर संभालने के लिए आस्था को हर काम आता है। इसी कारण हमने तुम्हारी शादी इससे कराई। लेकिन आयांश को यह बात सब सुनकर और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वह चिल्ला कर कहता है, कैसी अनपढ़ गंवार लड़की से मेरी शादी करा दी है? तुम लोगों ने मेरी ज़िंदगी की परवाह ही नहीं की, पूरी की पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। ऐसा कहकर वह गुस्से में वहाँ से चला जाता है। आस्था यह सब सुनकर फूट फूट कर रोने लगती है। उसके पास सास ससुर उसे सहारा देते हुए कहते हैं, बेटे, चिंता मत करो, यह कुछ दिन तक नाराज रहेगा लेकिन फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह तुम्हें स्वीकार कर लेगा और अच्छा जीवन बिताए। लेकिन समय के साथ आयांश और आस्था के बीच विवाद बढ़ने लगता है। छोटी छोटी बातों पर आयांश आस्था को अनपढ़, गंवार और जाहिल कहकर अपमानित करने लगता है। वह हर मौके पर उसकी बेइज्जती करता है, जिससे आस्था का जीवन और भी कठिन हो जाता है। जब तक आयांश को यह नहीं पता था कि आस्था 9वीं कक्षा तक पढ़ी ही है, तब तक सब कुछ ठीक था। लेकिन इस सच्चाई के पता चलने के बाद उसका व्यवहार पूरी तरह बदल गया।
आयांश का आस्था के प्रति गुस्सा और ताने लगातार बढ़ते जा रहे थे। आस्था ने पहले यह बात अपने सास ससुर से साझा की। उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन आयांश अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। जब तक बात हद से ज़्यादा बढ़ गई तो आस्था ने अपने माता पिता को फ़ोन करके सब कुछ बताया। माता पिता ने उसे समझाते हुए कहा, बेटी यह तुम्हारा घर है, यह तुम्हारा घर है, हर हाल में तुम्हें वहीं रहना होगा, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। आस्था ने माता पिता की बात सुनकर बात मानकर ससुराल में बने रहने का प्रयास किया, लेकिन आयांश का व्यवहार दिन पर दिन खराब होता गया। उसने आस्था को ताने मारने और अपमानित करने के साथ साथ शारीरिक रूप से भी प्रताड़ित करने लगा। एक दिन झगड़े के दौरान आयांश ने गुस्से में आस्था पर हाथ उठा दिया। यह आस्था के लिए बर्दाश्त से बाहर हो गया। उसने तुरंत ससुराल छोड़ने का फैसला किया, अपने मायके चली गई। मायके में बैठी आस्था को उम्मीद थी कि कुछ दिनों बाद आयांश उसे मनाने के लिए ज़रूर आएगा, लेकिन आयांश अपने गुस्से और अहंकार में डूबा रहा। उसने आस्था को मनाने की कोई कोशिश नहीं की और आराम से अपने घर में रहने लगा। जब आयांश के माता पिता उससे कहा कि वह आस्था को मायके से लाकर सुलह कर लेते हैं तो उसने साफ मना कर दिया। उसने गुस्से में कहा, मैं उसे वापस नहीं लाऊंगा, उसे तलाक दूंगा, मुझे ऐसी पत्नी नहीं चाहिए जो अनपढ़ और गंवार हो। यह सुनकर माता पिता ने उसे समझाने की कोशिश बहुत की, लेकिन आयांश ने उनकी एक भी बात नहीं मानी। वह सीधे कोर्ट जाकर तलाक का केस दर्ज कर देता है। कुछ दिन बाद कोर्ट का संबन आता है, आस्था के पास पहुंचता है। जब आस्था को यह पता चलता है कि उसे बेहद गुस्सा आता है। उसने अपने पति की दिल से सेवा की थी, फिर भी वह तलाक देना चाहता है। आस्था ने भी ठान लिया वह अब इस रिश्ते को ख़त्म करके ही रहेगी। उसने आयांश के खिलाफ कोर्ट में लड़ाई शुरू कर दी। केस चलता रहा और कुछ दिनों बाद दोनों का तलाक हो गया। तलाक के बाद आयांश अपने घर में आराम से रहने लगा, जबकि आस्था मायके में अकेली हो गई। आस्था के दिल और दिमाग में वही पुराने पल घूमते रहे जब आयांश उसे अनपढ़, गंवार और जाहिल कहकर अपमानित किया करता था। अक्सर सोचती कि मैंने अपना सब कुछ इस रिश्ते के लिए दिया, फिर भी मेरा घर बर्बाद हो गया। अब मैं यहाँ अकेली और अपमानित होकर रह रही हूँ। इस कड़वी यादों में आज आस्था को अंदर तक तोड़ दिया, लेकिन कहीं ना कहीं उसे खुद को संभालने और अपने जीवन को नए सिरे से शुरुआत करने का हौसला भी जुटाना शुरू कर दिया था। आस्था तलाक के बाद एक अनिश्चित जीवन जी रही थी। कभी वह अपने पति आयांश पर गुस्सा करती तो कभी उसे लगता है कि जो कुछ हुआ है वह बेहद गलत था। इसी बीच पिता उसकी हालत देखकर चिंतित हो गए। उन्होंने कहा, बेटी अब मैं क्यों ना तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूं। हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है और तलाक के बाद जो मुआवजा मिला है उससे तुम्हारा भविष्य अच्छा बन सकता है। लेकिन आस्था ने अपने पिता के बात को साफ मना कर दिया। उसने दृढ़ता से कहा, पिताजी अगर आप मेरी दूसरी शादी करा देंगे तो क्या गारंटी है कि अगला व्यक्ति मुझे अनपढ़ और गंवार कहकर अपमानित नहीं करेगा। अब शादी नहीं करूंगी, पहले मैं अपने ऊपर लगे इस दाग को मिटाना चाहती हूँ। यह सुनकर उस पिता हैरान होकर पूछते हैं, बेटी इस दाग को कैसे मिटाओगी। आस्था ने आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, मैं अब पढ़ाई करूँगी, पढ़ लिख कर एक पढ़ी लिखी और आत्मनिर्भर महिला बनूंगी। उसके बाद मैं देखती हूँ कि कौन मुझे अनपढ़ और गंवार कहकर बुलाता है। यह सुनकर उसके पिता थोड़े चिंतित हो गए और बोले, बेटी पढ़ाई तो तूने बहुत पहले ही छोड़ दी थी, अब इतने समय बाद कैसे शुरू करेगी। आस्था ने दृढ़ता से कहा, पिताजी चाहे जो हो जाए मुझे पढ़ाई करनी है, मेहनत करूंगी और अपना नाम रोशन करूंगी। अब मुझे अपने सपनों का पूरा करना है और खुद को साबित करना है कि उसके आत्मविश्वास और हौसले को देखकर उसके पिता ने उसकी सारी पढ़ाई का पूरा समर्थन किया, फैसला किया। उन्होंने कहा, बेटी अगर तुम्हें पढ़ना है तो मैं तेरे हर कदम पर तेरे साथ हूँ। आस्था ने ठान लिया था कि उसने अपने पूर्व पति आयांश को यह दिखाना है कि वह किसी से कम नहीं है। उसने खुद से वादा किया
कि जब तक वह सरकारी नौकरी हासिल नहीं कर लेती तब तक उसकी पढ़ाई लिखाई का सिलसिला बंद नहीं होगा। उसके पिता ने उसकी लगन और जुनून को देखकर कहा, बेटी अगर तुम्हें पढ़ाई करनी है तो बेफिक्र होकर पढ़ो। तुम्हारी पढ़ाई में जो भी खर्च होगा उसको मैं उठाऊंगा। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और किसी भी चीज़ की चिंता मत करो। इस समर्थन के बाद आस्था ने पूरी लगन के साथ अपनी स्कूल शिक्षा फिर से शुरू कर दी और धीरे धीरे 9वीं और फिर 12वीं कक्षा पास के बाद उसने ग्रेजुएशन में दाखिला लिया। पढ़ाई के दौरान उसे कलेक्टर की पोस्ट के बारे में पता चला। उसने साझा कि कलेक्टर बनने के बाद हर सरकारी अधिकारी उसके अधीन काम करेंगे। यह विचार आस्था को और प्रेरित करता गया। उसने अपनी पूरी ऊर्जा ग्रेजुएशन पूरा करने और उसके उसके के बाद सिविल सर्विस की तैयारी में लगा दी। उसने ठान लिया था कि वह अपने बलबूते पर कुछ बड़ा करके दिखाएगी और अपने पूर्व पति समेत उन सभी को जवाब देगी जिन्होंने उसे अनपढ़ और गंवार कहा था। आस्था ने कलेक्टर बनने का सपना देख लिया था। उसी दिशा में अपनी मेहनत जारी रखी। उसने खुद को पूरी तरह पढ़ाई और तैयारी में झोंक दिया था। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद आस्था की मेहनत आखिरकार रंग लाई और कलेक्टर बन गई। जैसे ही यह खबर फैली उसके पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब तक जब आस्था अपने जीवन को दोबारा संवारने के लिए पढ़ाई कर रही थी तब समाज के लोग परिवार पर हर तरह के ताने मारते थे। कोई कहता था इतनी उम्र में बेटी को पढ़ाने की क्या ज़रूरत है, तो कोई कहता तलाकशुदा है घर बैठने दो। लेकिन आज वही लोग मिठाई लेकर उनके घर आए आस्था के पिता पूरे गर्व के साथ उसको बताते हैं कि मेरी बेटी आज कलेक्टर बन गई है। उसने मेरी उम्मीदों को सच दिखाया है और हमारा सिर्फ सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। अपनी सफलता के बाद आस्था ने कलेक्टर की ट्रेनिंग शुरू की। ट्रेनिंग के बाद उनकी पोस्टिंग एक ज़िले में हो गई जहां उसने पूरे समर्पण और काबिलियत के साथ अपने कर्तव्यों को निभाना शुरू कर दिया। आस्था ने अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से लिखा और समाज को यह संदेश दिया कि मेहनत और हौसले के हर चुनौती को पार किया जा सकता है। आस्था जो अब कलेक्टर बन चुकी थी अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करती रही। एक दिन उसे किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना था। वह अपनी गाड़ी में बैठी और अपने गनर और ड्राइवर के साथ रवाना हो गई। रास्ते में एक बड़ा चौराहा आया जहां ट्रैफिक पुलिस मुस्तैद थी। जैसे ही कलेक्टर साहिबा का वहां काफिला पहुंचा ट्रैफिक पुलिस ने तुरंत ट्रैफिक को साइड करना शुरू कर दिया ताकि उनका काफिला बिना रुकावट के आगे बढ़ सके। आस्था की नज़र अचानक एक ट्रैफिक पुलिस वाले पर पड़ी। उसे देखते ही वह चौंक गई। वह कोई और नहीं बल्कि नीरज था। कोई और नहीं बल्कि वही आयांश था, आस्था का पूर्व पति, जिसने कभी उसे अनपढ़ और गंवार कहकर अपमानित किया था और उसे तलाक ले लिया था। आस्था ने तुरंत ड्राइवर को गाड़ी रोकने को आदेश दिया। गाड़ी रोकने के बाद उसने रियर व्यू बैक लिया। एक बार फिर ध्यान से देखा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह व्यक्ति आयांश ही है। जैसे ही उसे पहचान लिया कि वह आयांश है, उसके चेहरे पर गंभीरता छा गई। आस्था ने अपने गनर से कहा, गाड़ी से उतरकर उस दरोगा को यहाँ बुला कर लाओ जो वहाँ खड़ा है। गनर तुरंत गाड़ी से उतरा और आयांश के पास गया। उसने कहा, कलेक्टर साहिबा आपको बुला रही हैं। आयांश जो काफिले को देखकर पहले ही सतर्क था, यह सुनते ही घबरा गया। उसे समझ नहीं आया कि कलेक्टर साहिबा उसे क्यों बुला रही हैं। वह मन ही मन सोचने लगा, मुझसे यह क्या गलती हो गई जो कलेक्टर साहिबा ने मुझे बुलाया है। डर और संशय के साथ आयांश धीरे धीरे कलेक्टर साहिबा की गाड़ी की ओर बढ़ने लगता है। डरते हुए वह कलेक्टर साहिबा की गाड़ी तक पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद जैसे ही वह गाड़ी के अंदर देखता है, सामने बैठी हुई कलेक्टर साहिबा को देखकर एकदम से हैरान रह जाता है। इधर जो कलेक्टर साहिबा गाड़ी में बैठी हुई थी, जैसे ही उसकी तरफ देखती हैं तो आयांश एकदम से उन्हें सैल्यूट मारता है और कहता है, हाँ मैडम बताइए क्या काम है। इसके बाद आस्था जो कलेक्टर साहिबा थी कहती है, तुम कल मेरे ऑफिस में आओ, तुमसे कुछ बात करनी है।
इतना कहकर आस्था वहाँ से चली जाती है। आयांश इस बात को सोच सोच कर हैरान रहता है कि आस्था इतनी बड़ी कलेक्टर कैसे बन गई, आखिर ऐसा क्या हुआ। इसके बाद आयांश उस गांव के अंदर जाता है जहाँ पर आस्था पहले रहती थी। उसने उनके बारे में पता करने की कोशिश करता है। पूछताछ के बाद उसे आस्था की पूरी कहानी समझ में आ जाती है। उसे पता चलता है कि जब आस्था का तलाक हो गया तब उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। इसके बजाय उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिया और मेहनत करके कलेक्टर बन गई। दिखाया गांव के लोगों को कि उनकी इस संघर्ष भरी कहानी को जानते और सराहा करते थे। इसी वजह से आयांश को यह सब जानकारी आसानी से मिल जाती है। इन सब बातों को सोच समझकर आयांत बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। इसी हैरानी में वह अगले दिन कलेक्टर साहिबा से मिलने के लिए उनके ऑफिस चला जाता है। वहां पहुंचकर बाहर इंतजार करता है। तभी आस्था उसे अंदर बुलाती है। आस्था जैसे ही केबिन के अंदर जाती हैं, उसके बाद शब्द ही नहीं होते हैं कि वह अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग सके, यह कह सके कि उससे जो कुछ भी हुआ वह बहुत बड़ी गलती थी। आस्था उसकी हालात देखकर सब समझ जाती है और उसे बैठने के लिए कहती है। आयांश सहमते हुए जाकर कुर्सी पर बैठ जाता है। उसके बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है। बातचीत की शुरुआत आस्था करती है। उसके सबसे पहले आस्था आयांश का धन्यवाद करती है। अब जैसे ही कलेक्टर साहिबा ने आयांश का धन्यवाद किया कि तो वह एकदम से हैरान हो जाता है। वह सोचने लगता है कि मैंने इसे तलाक दे दिया था, इसे काफ़ी बुरा भला कहा था और इसी पर हाथ भी उठाया था, फिर यह मेरा धन्यवाद क्यों कर रही हैं। वह आखिर पूछ ही लेता है, आस्था तुम मेरा धन्यवाद क्यों कर रही हो। आस्था मुस्कुराते हुए जवाब देती है कि देखो आयांश, अगर तुम उस समय मुझे परेशान नहीं करते और यह याद नहीं दिलाते कि मैं एक अनपढ़ और घमंड में डूबी हुई हूँ, तो शायद आज मैं इस पोस्ट को हासिल नहीं कर पाती। तुम्हारी कठोर बातें और व्यवहार ही मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा बने। मैंने ठान लिया था कि कुछ मैं खुद को साबित करके दिखाऊंगी। यह बात सुनकर आयांश एकदम से हक्का बक्का रह जाता है। वह सोचता है कि आस्था के साथ उसने इतना बुरा किया, फिर भी वह उसे धन्यवाद दे रही है और हर चीज़ को सकारात्मक नज़रिए से देख रही है। आयांश खुद को रोक नहीं पाता और आस्था के सामने फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है, आस्था मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हें तलाक देकर अपनी ज़िंदगी ही ख़राब कर ली। अगर मैं तुम्हें तलाक नहीं देता तो मेरी ज़िंदगी आज और भी बेहतर हो सकती थी। आस्था थोड़ी गंभीर होकर पूछती है, वह कैसे। आयांश जवाब देता है, तुमसे तलाक देने के बाद मैंने एक पढ़ी लिखी लड़की से शादी कर ली, जैसा माता पिता ने कहा था, लेकिन वैसे ही बिल्कुल नहीं निकली जैसे मुझे उम्मीद थी। उसने जीना हराम कर दिया है। आयांश अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, मैं उसे चाह कर भी तलाक नहीं दे सकता क्योंकि वह बार बार इस तरह के केस मुझ पर करने की कोशिश करती है। मुझे धमकाती रहती है और कहती है कि अगर मुझे इधर उधर कुछ भी किया तो मैं तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। मेरे माता पिता को भी घर से चैन से रहने नहीं देती। इतना कहते हुए आयांश फिर से फूट फूट कर रोने लगता है। यह देखकर आस्था उसे चुप कराती है और शांत सुर में कहती है, कोई बात नहीं आयांश, जो कुछ भी होता है ऊपर वाला हमें भाग्य से लिखता है। इसमें हमारे साथ में कुछ भी नहीं होता। शायद तुम्हारे भाग्य में वही महिला थी, इसलिए तुमने मुझे तलाक दिया और उससे शादी कर ली। आस्था की बात सुनकर आयांश अपने आंसुओं को पोंछता है और हिचकिचाते हुए पूछता है, आस्था तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की। आस्था गहरी सांस लेते हुए जवाब देती है, मैं शादी करना चाहती थी आयांश, लेकिन तुम्हारी बातें मुझे शादी नहीं करने देती हैं। बार बार तुम्हारे वह शब्द याद आते हैं जो तुम कहा करते थे, अनपढ़ है, गंवार है। इन्हीं बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर किया कि अगर मुझे शादी करनी है तो उससे पहले मुझे खुद को साबित करना होगा। इसलिए मैं तय किया कि सबसे पहले पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी हासिल करूंगी और उसके बाद ही शादी के बारे में सोचूंगी। इन बातों को कहकर आस्था आगे कहने लगती है कि खैर छोड़ो इन बातों को, इनमें तो काफ़ी समय लग जाएगा, लेकिन याद रखना आयांश, ज़िंदगी में कभी भी अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो बेहिचक मुझे फ़ोन कर सकते हो।
आज मैं जो भी हूँ तुम्हारी बदौलत हूँ। अगर तुमने मुझे ताने नहीं मारते तो शायद मैं कभी इस पोस्ट को हासिल नहीं कर पाती। यही कारण था कि मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। थोड़ी देर रुक कर आस्था ने कहा, तुम भले ही मेरे बारे में कुछ भी सोचो, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में हमेशा हमेशा अच्छा ही सोचती हूँ। तुम्हारी वजह से आज मेरी ज़िंदगी सफल हो गई। यह कहकर आस्था आयांश को वहाँ से जाने के लिए कह देती है। आयांश मायूस सा होकर वहाँ से निकल जाता है। शाम को आस्था अपने पिता से बात करती है और कहती है, पिताजी, आज मेरी मुलाकात आयांश से हुई। पिता हैरान होकर पूछते हैं, बेटी वह क्या कर रहा है? तब आस्था अपने पिता को सारी बातें विस्तार से बताती है। यह सब सुनने के बाद पिता को अपनी बेटी पर गर्व महसूस होता है। उसने इस बात पर खुशी होती है कि उनकी बेटी ने उस व्यक्ति को भी धन्यवाद किया जिसने उसके साथ इतना बुरा किया था। इसके बाद कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। आस्था अपने काम में व्यस्त रहती है। एक दिन अचानक से आस्था के पिता का फ़ोन उसके पास आता है और वह कहने लगते हैं कि बेटी, तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है। वह लड़का तुमसे शादी करना चाहता है। यह सुनकर आस्था तुरंत मना कर देती है और कहती है, नहीं पिताजी, मैं किसी से शादी नहीं करना चाहती। लेकिन तभी उनके पिता बताते हैं, बेटी वह लड़का और कोई नहीं, वही आयांश है जिसने तुम्हें तलाक दिया था। यह सुनकर आस्था हैरान रह जाती है और कहती है, पिताजी, आयांश ने तो मुझसे कहा था कि उसकी शादी हो चुकी है और उसकी पत्नी उसे बहुत परेशान करती है। फिर यह सब कैसे? पिता शांत स्वर में कहता है, बेटी, उसने तुमसे झूठ बोला था। उसने अभी तक कोई शादी नहीं की। आयांश के पिता यहाँ आए थे और उन्होंने मुझे पूरी सच्चाई बताई। दरअसल तुम दोनों का तलाक हुआ। उसके बाद कुछ दिनों बाद आयांश गुस्से में था, लेकिन आयांश अपने किए के फैसले पे पछताने लगा। बार बार आस्था को याद करता है और याद करके फूट फूट कर रोता है। उसके माता पिता ने भी उसे कई बार शादी करने के लिए कहा, लेकिन उनसे साफ साफ मना कर दिया और मैं किसी और से शादी नहीं करूँगा। अब जब आयांश की मुलाकात आस्था से हो गई थी तो उसे लगा कि वह दोबारा उनके साथ शादी कर सकता है, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। वह माफ़ी मांगने और अपनी गलतियों को सुधारने के लिए पूरी तरह से तैयार था। पिता सारी बातें आस्था को समझाई और कहा, बेटी, वह सच में अपने किए पर पछता रहा है और तुम्हारे साथ नई शुरुआत करना चाहता है। यह सब सुनकर आस्था कुछ देर सोच विचार करती रही। आखिरकार उसने कहा, ठीक है बाबूजी, आप मेरी उसी से शादी करवा दीजिए और उसे बता दीजिए कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ। इसके बाद आस्था और आयांश की दोबारा से शादी हो जाती है। शादी के बाद दोनों खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। एक दिन शादी के बाद आयांश आस्था से पूछता है, आस्था, तुमने इतनी आसानी से इस शादी के लिए हाँ क्यों कर दी? मैंने तो तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया था। आस्था मुस्कुराकर जवाब देती है, आयांश, शादी जिंदगी में एक बार होती है। मैंने सोचा था एक बार मेरी शादी हो चुकी थी तो क्यों ना उसी इंसान के साथ शादी की जाए जो अब अपनी गलती समझ चुका है और दोबारा शादी के लिए राजी है। वैसे भी मैंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत तुम्हारे साथ ही की थी। यह अलग बात है कि हमारे बीच झगड़े हुए और उन झगड़ों के कारण हमें एक दूसरे से काफ़ी समय तक दूर रहना पड़ा, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी को दोबारा मिलकर सही तरीके से शुरू करें। तो दोस्तों, यह कहानी थी एक लड़की जिसे अनपढ़ और गंवार कहकर तलाक दे दिया गया था। उसने अपने जीवन में हार नहीं मानी और अपनी किस्मत अपने हाथों से लिख डाली। यह कहानी हमें सिखाती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, मेहनत और लगन से सब कुछ बदला जा सकता है। आप आस्था के बारे में क्या कहना चाहोगे? आयांश के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। इसे दूसरों के साथ साझा करें। दोस्तों, इस कहानी को बताने का मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है और ना ही किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, बल्कि मैं आप सभी को प्रेरित और जागरूक करना चाहता हूं कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, इंसान अपने दम पर उन्हें बदल सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहें।
जहाँ भी रहिए सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।